हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 12 का जो सारांश है उसे देख लिया है, 12 तक का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देखें, पढ़ें और नोट्स कर लें। ठीक है, सारांश से क्वेश्चंस आती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि सारांश को मिस ना करेंगे, नहीं तो आपके 10 मार्क्स जाएंगे और 10 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है ना। तो चलिए देखते हैं आज अपने इस नए चैप्टर के बारे में। और ये गद्य खंड का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, ये गद्य खंड का क्या है, आखिरी चैप्टर है। गद्य खंड का आखिरी चैप्टर का नाम क्या है, पार्ट 13 है, 13, और इसका नाम है शिक्षा। इसके सारांश को देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले सारांश में लेखक परिचय होती है ना। लेखक परिचय में 2 मार्क्स मिलता है और बाकी का जो उसका अंग होता है उसमें 3 मार्क्स मिलता है। तो लेखक परिचय को ध्यान से रखेंगे और इसे देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। शिक्षा पाठ के जो लेखक है वो है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो जन्म हुई थी वो 12 मई 1895 में हुई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 फरवरी 1986 में। जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान मदनपल्ली, चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, हुआ था। ठीक है, इनका माता का नाम संजीवम्मा था और पिता का नाम नारायण जिद्दू था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और मैं बता दूं कि लेखक परिचय से एमसीक्यू में भी सवाल आते हैं, तो ये याद कर लेंगे तो आपके एमसीक्यू में भी हो जाएगा, है ना। चलो, एमसीक्यू मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, टिक करने वाला जो सवाल होता है ना। आइए देखते हैं आगे। शिक्षा जो है ये एक तरह का संभाषण है और इसका सारांश कुछ इस तरह से है। प्रस्तुत पाठ जे कृष्णमूर्ति का एक संभाषण है। इस पाठ में उसने शिक्षा के अर्थ को बताया है। लेखक कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि जीवन को अच्छी तरह से समझना ही शिक्षा है। लेखक जी जे कृष्णमूर्ति का अपने संभाषण में बोलते हैं कि दोस्तों, अभी के दौर में जो लोगों ने शिक्षा का अर्थ समझ रखा कि हाँ भाई, हम कुछ क्लास तक पढ़ के क्वालिफ़िकेशन हासिल कर लेते हैं, क्लास 12 में क्वालिफाई कर लिए, क्लास 12 पास कर लिए, क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लेकर के चला आए, तो हम एक शिक्षित हो गए, मेरे पास शिक्षा आ गई। तो ये बहुत बड़े भ्रम में है ना। उनका कहना है कि अगर कोई गणित में बहुत ज़्यादा महारत है, रसायन शास्त्र पढ़ लिया और भी कुछ विषयों को पढ़ लिया तो वो शिक्षित है, तो ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। क्योंकि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करना शिक्षा का अर्थ नहीं होता, है ना। शिक्षा का अर्थ होता है कि पूरी जीवन की प्रक्रिया को समझना, है ना। जीवन में जो भी परेशानियां आए उनको हल करना, हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को समझना, उनको हल करना, ये शिक्षा होती है। ना कि पढ़ करके नौकरी ले लेना शिक्षा होता है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी नौकरी कर सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई अब नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं करो, नौकरी करना ज़रूरी है। उससे आपकी दैनिक जीवन में होने वाली जो समस्याएं हो उनमें थोड़ी आर्थिक सहायता मिल सकती है। लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ले लेना नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेखक बोलते हैं शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए, है ना। लेखक कहते हैं कि बच्चों को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। अधिकांश व्यक्ति ज्यों त्यों बड़ा होते जाते हैं, त्यों त्यों ज़्यादा भयभीत जाते हैं। हम सब जीवन में भयभीत रहते हैं, नौकरी छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। लेखक बोलते हैं कि सभी बच्चों को ऐसे माहौल में रहना चाहिए, ऐसे वातावरण में जहाँ पे उन्हें स्वतंत्रता मिलती हो, आज़ादी मिलती हो हर चीज़ की। अब आज़ादी का मतलब ये मत ले लेना कि आप कोई क्राइम करो, किसी गलत कदम उठा लो, है ना।
आज़ादी का मतलब ये तो नहीं होता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज़ादी का मतलब ये होता है तो फिर भी आप लोग गलत शिक्षा ले रहे हो, है ना। बहुत से लोगों के अंदर ये डर होता है, आप लोगों के अंदर भी अभी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डर होगा कि भाई मैं किसी तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ, और ये डर ही आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में हरा देगा। क्यों? क्योंकि आप परीक्षा पास करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, बल्कि उससे और डर रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। बोला जाता है कि इंसान के पास जो समस्या होती है, अगर उसकी हल खोजा जाए तो वो हल मिल जाएगा, लेकिन समस्या के बारे में सोचने से समस्या का हल नहीं मिलता है ना। उसी तरह से बोलते हैं कि लोग बहुत भयभीत है, बहुत डरते हैं अपने जीवन में कि भाई मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, नौकरी छूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे घर की तो ये परंपरा है, ये टूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा, हमारे बड़े घर के लोग क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, है ना। लोगों का ऐसा कहना होता है, पड़ोसी क्या बोलेंगे अगर मैं एग्ज़ाम में सही से मार्क्स नहीं ले पाया तो। उनका कहने का काम है, लेकिन आप अगर अपना 100% दोगे तो आप कैसे फेल होगे बताओ। आप अगर 100% अपना देते हो पढ़ाई में तो आप फेल होगे नहीं होगे, है ना। तो वही बोलता है, आप लोग डरिए मत, आप लोग लड़िए। क्या बोलता है? आप लोग डरिए मत, आप लोग लड़िए। ठीक है। बोलता है हम बचपन से ऐसे वातावरण में रहें जहाँ स्वतंत्र हो, ऐसी कार्य की स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ सकें, जीवन की आश्चर्य ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता को तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो अगर सवाल नहीं कर पाते हैं, गलत को गलत नहीं बोल पाते हैं, सही का साथ नहीं दे पाते हैं, तो उनके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आगे पढ़ करके आईएएस क्यों ना बन जाए, बड़े पद क्यों ना हासिल कर ले। समझ में आ रही बात? लेखक बोलते हैं कि आप लोगों को वैसी स्वतंत्रता मिल जाती है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए वैसी स्वतंत्रता बनाने के लिए, कि लोगों से सवाल करें। जब कोई गलत कर रहा हो तो उसे समझाएं। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में सवाल का जवाब उन्हें मालूम होता है, लेकिन उन्हें अगर खड़ा कर दिया जाए, बोले बाबू बताओ इसका आंसर, तो वो नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे गलत बोल दिया तो मेरे दोस्त हंसेंगे, मेरे बगल में बैठे हुए मित्र मेरे साथ हंसेंगे, है ना, मेरे मजाक उड़ाएंगे। सच तो ये है कि आपके दोस्त को भी ऐसा ही लगता है। ठीक है। तो इस डर को सबसे पहले ख़त्म करना है। दूसरा, अगर सामने कोई गलत कर रहा है तो उससे सवाल करने आपके अंदर आनी चाहिए। ये होती है शिक्षा की सबसे बड़ी बात। बहुत बार ये होता है कि आप लोग अभी 16-17 को हो गए, 18 हो जाओगे तो फिर आप लोगों का क्या होगा, इलेक्शन में वोट देने लायक हो जाओगे, है ना। अब आप लोग क्या करोगे, अपने प्रतिनिधि को चुने, मुखिया को, सरपंच को, गांव में होता है ना, चुने। आप लोग क्या करेंगे कि आप जिस मुखिया और सरपंच को चुनेंगे वो अगर गलती करे तो आप उससे सवाल नहीं करेंगे, क्यों है भाई छोड़ना, क्या दिक्कत है, हमारे मुखिया जी हैं। और यही चीज़ आपके समाज को गंदा करेगा। आप अभी उसे छोड़ दिए हो, कुछ दिन बाद दूसरा आदमी छोड़ेगा और उसी छोड़ के चक्कर में वो आदमी दबंग बन जाएगा और आप लोग उसके दबंगई में दब जाओगे। आप गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, क्या हो, किस मज़हब के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सवाल करने आना चाहिए। सवाल कीजिए, बदतमीज़ी नहीं। ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ,
कि जब आप पढ़ते हो ना तो आपको सवाल करना आना चाहिए, सलीके से, बदतमीज़ी नहीं कीजिएगा। ये चीज़ गलत है। आपको आँख से आँख मिला के बात करना आना चाहिए, ना कि आंखें झुका करके या फिर आंखें दिखा करके, है ना। आंख दिखा करके बात करने का मतलब है आप गुरूर में हैं। आंख मिला करके जब इंसान बात करता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। वही बोलते हैं ये कि जब आपको एक पढ़े लिखे हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे कि आप वस्तुओं के खिलाफ विद्रोह करेंगे कि हाँ भाई ये स्प्राइट तो 50 रुपया का है, आप इसमें 5 रुपया एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं, 55 रुपया। आप अपने आसपास के दुकान में जाएंगे तो लगा हाँ इसको ठंडा करने के लिए ले रहे हैं, जो कि गलत है। तो आप सवाल नहीं करेंगे, अच्छा चल ले ला, का दिक्कत है। यहाँ पे आपकी शिक्षा का हुई हार गई, है ना। धर्म के खिलाफ अगर कोई कुछ बोले तो उसके लिए आप उसको सवाल करें, उससे जवाब दें, उसे समझाएं, तभी तो आपका शिक्षा का मतलब होगा। ना कि गणित पढ़ लिए बस हो गया, साइंस पढ़ लिए हो गया, ये शिक्षा तो नहीं होती है। कोई परंपरा है ना, बाल विवाह का परंपरा चलता था, उसके खिलाफ लोग आंदोलन किए, अभी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, अब नहीं होता है। शिक्षा यही चीज़ तो सिखाता है। बिहार में शराब के खिलाफ लोग खड़ा हुए, शराबबंदी तो लगभग सरकार ने कोशिश की, लेकिन हम जनता ने इसका पूर्ण रूप से विरोध नहीं किया। क्या किया कि हमारे पड़ोस में लोग बना रहा है और हम उसे क्या कहेंगे, छोड़ो भाई, खाने पीने का जरिया है। और उस वजह से वो जहर आपके पापा, आपके चचा, आपके भाई के पास जाएगा। नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे, लिवर खराब, कैंसर। एक कैंसर का इलाज पता है लाखों में आता है, 10 लाख 20 लाख से नीचे नहीं होता इलाज, समझे। तो इसलिए अगर आप लोग गलत के खिलाफ विद्रोह करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके सही शिक्षा का मतलब निकलेगा, ठीक है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। आज पूरा विश्व अंतहीन युद्ध में जकड़ा हुआ है। यह दुनिया वकीलों, सिपाही और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है। कवि कहते हैं कि इस सड़े हुए समाज के ढांचे को बदलने के लिए प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रतापूर्वक सत्य की खोज करना चाहिए, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। बच्चों में ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे एक नूतन भविष्य का निर्माण हो सके। नूतन मतलब होता है नया, ठीक है। नूतन बांग्ला भाषा है, ठीक है, बांग्ला शब्द है। लेखक कहते हैं कि हम अपना संपूर्ण जीवन सीखते हैं, तब हमारे लिए कोई गुरु नहीं रहता। प्रत्येक वस्तु हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। एक सूखी पत्ता, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, है ना। हम प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। उस समय मेरा कोई समर्थन नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं होता। तब मेरा जीवन स्वयं गुरु है और हम सतत सीखते हैं। किताबों को पढ़ना अच्छी बात है, किताबों से हमें ज्ञान मिलती है, लेकिन आपके आसपास घटने वाली हर चीज़ें, आपके पास रहने वाली हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देती है। शर्त यह है कि आपको उससे ज्ञान लेने के लिए वैसी मानसिकता को बनानी पड़ेगी, है ना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे सचमुच प्रेम हो, क्योंकि नूतन समाज के निर्माण के लिए एकमात्र मार्ग है। लेखक ने शिक्षा से की ताकत को समझाया है इस सारांश में। उन्होंने बोला है कि अगर कोई लोग 2-4 किताब पढ़ ले, 2-4 क्लास पढ़ के नौकरी ले ले, तो ये शिक्षा का एक सही उपयोग नहीं हो सकता है ना। आप जॉब कर लिए, चलो भाई पैसा आ रहा है, बस लगे हुए हैं, तो ये आपने शिक्षा इकट्ठा नहीं किया, है ना। आपने शिक्षा का सही उपयोग नहीं किया। बोलते हैं कि हमें स्वतंत्रता पूर्वक रहनी चाहिए और अपने आसपास के समाज को सही दिशा दिखाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यही शिक्षा का एक
सही रास्ता और सही उद्देश्य होता है ना दोस्तों। और बाकी तो सारांश में कुछ चीज़ों को बताया गया है। आप लोग कोशिश करेंगे अगर बुक है तो किताब में से इसे पढ़ने की, इसकी कहानी को पढ़ने की। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इसके सारांश को देखा है। अगर कोई डाउट है तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, और इसके नोट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आइए आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पदखंड का भी सारांश आप लोगों को मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।